हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिकल दुनिया। तो अपन पिछले वीडियो में कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। अब देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। इस बात को अपन जो है यहाँ एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक यू शेप्ड ट्यूब है और इस यू शेप्ड ट्यूब में अपन ने ये दोनों साइड इसमें रबर कॉर्क लगा हुआ है और यहां पर अपन ने लगा दिया इसमें इलेक्ट्रोड। अब ये तो हो गया आपका एनोड और ये हो गया कैथोड। अब सपोज कीजिए अपन ने इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट अपन ने यहां पर फिल किया। जब तक कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं किया जाता है तब तक आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो होता है यूनिफॉर्मली दिखाई पड़ता है, एक जैसा दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अपन इसमें करंट पास कराते हैं तो करंट पास कराने पर क्या होता है कि आपके इस डायरेक्शन में कलर की इंटेंसिटी बढ़ने लग जाती है और इस डायरेक्शन से कलर इंटेंसिटी लगातार कम होने लगती है। यानी इधर का कलर हल्का होता चला जाएगा। ये आपका रेड ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है। रेड ब्राउन कलर का जो सॉल्यूशन है उसके कलर की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में कम होने लगती है, इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी बढ़ने लगती है और धीरे धीरे अपने को यहाँ पर जो है प्रेसिपिटेट जो है बनता हुआ दिखने लग जाता है। रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आपको यहाँ पर दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स थे वो कोलाइडल पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैथोड की साइड मूव कर रहे हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैथोड की साइड में मूव कर रहे हैं। अब पार्टिकल कैथोड की साइड मूव कब करेगा? पार्टिकल कैथोड की साइड मूव जब करेगा जब पार्टिकल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो। भाई कैथोड का चार्ज नेगेटिव हो गया और इसका आपके पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव हो गया तो अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तभी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो कैथोड के डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस और नेगेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉजिटिव कब कहेंगे हम इसको? जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपके कैथोड की साइड जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड की साइड जाते हैं तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अगर आपके कोलाइडल पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज हो, सपोज कीजिए हमने यहाँ पर आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट लिया होता, आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्ट लिया होता तो आर्सेनियस सल्फाइड के पार्टिकल आपको इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो उस कंडीशन में आपका जो यहाँ पर जो पार्टिकल थे वो इस डायरेक्शन में आते हुए दिखाई पड़ते। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो नेगेटिव वाले पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को नेगेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। पॉजिटिव पार्टिकल है कैथोड की साइड जाएगा,
नेगेटिव पार्टिकल है एनोड की साइड जाएगा। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस, मींस मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है इसकी सिग्निफिकेंस की। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसके दो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। एक सिग्निफिकेंस तो अपन को ये मालूम पड़ जाता है कि पार्टिकल का चार्ज क्या होगा। अगर प्रेसिपिटेट कैथोड की साइड बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल पर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाले पार्टिकल ही तो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अगर पार्टिकल पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड की साइड में मूव कर सकते हैं, और पार्टिकल पर नेगेटिव है तो वो आपके एनोड की साइड मूव करेंगे। तो अपने को ये मालूम पड़ जाता है कि पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज, एक सिग्निफिकेंस। दूसरा सिग्निफिकेंस, अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन करवाना चाहते हैं तो हम इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले मेथड को काम में ले सकते हैं। भाई जब आपके जो कोलाइडल पार्टिकल है अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। भाई कैथोड का चार्ज माइनस चार्ज हो गया, पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो पार्टिकल क्या होते जाएंगे? न्यूट्रलाइज होते जाएंगे। सेम चार्ज जो होता है पार्टिकल का, वो सेम चार्ज आपके पार्टिकल को जुड़ने से रोकता है। लेकिन जैसे पार्टिकल का न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है फिर पार्टिकल आपके वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण से कलेक्ट होने लग जाते हैं, ग्रुपिंग करने लग जाते हैं, साइज बड़ा हो जाता है, उसी को अपन बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। तो दो सिग्निफिकेंस हो गए। आप इसमें एक तो पार्टिकल का चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो और दूसरा जो है किसी भी कोलाइडल सॉल्व का अपन प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। देखिए एक तो होता है सिंपल ऑस्मोसिस जो अपन सेकंड चैप्टर में सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, और ये जो अपन बात करने जा रहे हैं ये आपका इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस है। अगर किसी भी सॉल्यूशन में, किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर कोलाइडल पार्टिकल के मूवमेंट को रोक दिया जाए, किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स के मूवमेंट को अगर रोक दिया जाए तो उस कंडीशन में जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लग जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को आप नाम देते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। फॉर एग्जांपल अपन इसको ऐसे समझें, यहाँ पर कंटेनर है और ये हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM शॉर्ट में अपन इसको लिखते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जिस मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं। कोई भी मेम्ब्रेन जिसकी सरफेस पर स्मॉल पोर्स हो और जो सॉल्यूट पार्टिकल को रोक देता है बट सॉल्वेंट पार्टिकल को जो है क्रॉस होने देता है, उसको आप नाम देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे आपका सेलोफन मेम्ब्रेन होता है, पार्चमेंट होता है, स्किन होती है, ये सब जो है आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल है। अब इसमें यहां अपन ने फिल किया है कोलाइडल सॉल्व और ये हो जाएगा आपका डिस्पर्शन मीडियम। कोलाइडल सॉल्यूशन, यहां पर होगा आपका इलेक्ट्रोड, इस तरह से। अब इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है कि जो जैसे अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशन या प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन फिल किया और साइड में अपन ने डिस्पर्शन मीडियम, सपोज कीजिए डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो अपन ने केवल पानी, प्योर वाटर को इधर पर दोनों साइड में प्योर वाटर डाल दिया और बीच में अपन ने डाल दिया कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं
वो कोलाइडल पार्टिकल को क्रॉस नहीं होने देंगे। कोलाइडल पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पोर्स में से क्रॉस नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो कोलाइडल पार्टिकल है वो तो यहीं रह जाएंगे, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ जो मीडियम पार्टिकल होते हैं, मीडियम होता है क्योंकि मीडियम के अंदर अपोजिट चार्ज बचा रहता है। अगर पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो मीडियम के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है तो मीडियम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उस कंडीशन में जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो मीडियम पार्टिकल आपके अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लग जाते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। एक्चुअल में ऑस्मोसिस हो रहा है, और वो ऑस्मोसिस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से आपके सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। तो इस वजह से इसको नाम मिला हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो जो सिंपल कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो मीडियम में नेगेटिव होगा, अगर पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है तो मीडियम में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को इस तरह से इस कंडीशन में रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो उस कंडीशन में कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट रुक जाता है। किसकी वजह से रुकता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से रुकता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में जो मीडियम पार्टिकल होंगे वो मीडियम पार्टिकल अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। सपोज करो कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज था, कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज था, तो उस कंडीशन में मीडियम जो होगा वो आपका उस पे नेगेटिव होगा, और मीडियम नेगेटिव होगा तो मीडियम पार्टिकल किस डायरेक्शन में आएंगे? आपके एनोड के डायरेक्शन में आने लग जाएंगे, यानी इधर पर लेवल आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, इस वजह से हम इस प्रोसेस को बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन की जो स्टेबिलिटी है, आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, लायोफिलिक होता है, लायोफोबिक होता है। होने को तो दोनों ही आपके स्टेबल, लायोफिलिक जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है और लायोफोबिक जो होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होते क्यों हैं उसको अपन कुछ फैक्टर से समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर आता है पार्टिकल पर चार्ज होता है। जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं सभी कोलाइडल सॉल्यूशन में सारे के सारे पार्टिकल पर सेम चार्ज होगा, यानी या तो कोलाइडल सॉल्यूशन के सारे कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव होगा या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन में सभी कोलाइडल पार्टिकल पर नेगेटिव होगा। जब सभी पार्टिकल पर सेम चार्ज होगा तो सेम चार्ज के कारण से पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन रहेगा, पार्टिकल्स का उसमें पार्टिकल्स की ग्रुपिंग नहीं हो पाएगी, और जब पार्टिकल की ग्रुपिंग नहीं हो पाती है तो आपका जो कोलाइडल सॉल्व जो होता है वो स्टेबल बना रहता है। तो स्टेबिलिटी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया सेम चार्ज की प्रेजेंस। फिर दूसरा फैक्टर होता है इसका, एक फैक्टर तो मैंने अभी आपको बताया यहां पर सेम चार्ज, दूसरा फैक्टर होता है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन में कोलाइडल पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। जब कंटिन्यूअसली पार्टिकल मूव करता रहेगा तो ऐसी कंडीशन में वंडरवाल अट्रैक्शन उनको एक दूसरे से जोड़ नहीं पाता, क्योंकि वंडरवाल फोर्स काफी वीक फोर्स होते हैं। तो वीक फोर्स होने की वजह से वंडरवाल फोर्स के कारण से कोलाइडल पार्टिकल्स का एग्रीगेशन नहीं हो पाता, ग्रुपिंग नहीं हो पाती है, और जब कोलाइडल पार्टिकल की ग्रुपिंग नहीं हो पाएगी तब तक आपका कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल रहेगा, आपकी सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर ब्राउनियन मोशन रोक दी जाए तो पार्टिकल फिक्स हो जाएंगे, फिक्स पोजीशन में आ जाएंगे, और उस कंडीशन में आपका जो वंडरवाल फोर्स होता है वो इफेक्टिव हो जाता है, और जब वंडरवाल फोर्स इफेक्टिव होता है तो फोर्स के कारण से पार्टिकल
अट्रैक्ट होंगे, जुड़ेंगे, साइज बड़ा हो जाएगा, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम चार्ज जुड़ने से रोकता है पार्टिकल्स को, ब्राउनियन मोशन जो होता है वो पार्टिकल्स को जुड़ने से रोकता है। एक फैक्टर और आता है सॉल्वेशन। आपके जितने भी लायोफिलिक सॉल होते हैं, लायोफिलिक सॉल जो होते हैं वो हाईली सॉल्वेटेड होते हैं। हाईली सॉल्वेटेड का मतलब लायोफिलिक में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और उस अट्रैक्शन के कारण से कोलाइडल पार्टिकल जो है चारों तरफ से डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल से घिरा हुआ रहता है, सॉल्वेशन रहता है और ये सॉल्वेशन जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। लेकिन जो लायोफोबिक होते हैं उन लायोफोबिक में सॉल्वेशन जो होता है बहुत कम होता है और बहुत कम सॉल्वेशन के कारण से लायोफोबिक सॉल की स्टेबिलिटी भी जो है बहुत कम होती है। तो इस तरह से 3 फैक्टर होते हैं जो किसी भी सॉल की स्टेबिलिटी पर अपना इफेक्ट रखते हैं, सेम चार्ज, ब्राउनियन मोशन और सॉल्वेशन। सॉल्वेशन को हम यूं समझें जैसे यहां पर एक कोलाइडल पार्टिकल है, ये कोलाइडल पार्टिकल है और इसके चारों तरफ होंगे मीडियम पार्टिकल। तो कोलाइडल पार्टिकल मीडियम पार्टिकल से घिरा हुआ है, ये प्रोसेस कहलाता है सॉल्वेशन। लेकिन जहां लायोफिलिक में होता है ऐसा, जहां लायोफोबिक की बात आती है, लायोफोबिक में पहले तो कोलाइडल पार्टिकल जो होता है कई सारे पार्टिकल के ग्रुप से बनता है, इस तरह से, इस तरह छोटे छोटे पार्टिकल के जुड़ने पर कोलाइडल पार्टिकल बने। फिर इस कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ जो है स्टेबलाइजिंग एजेंट की लेयर होगी। स्टेबलाइजिंग एजेंट क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन नहीं होता है तो सॉल को स्टेबल बनाने के लिए अपने को यहां स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाना पड़ता है और वो स्टेबलाइजिंग एजेंट चारों तरफ क्या बनाएगा, लेयर बनाएगा। तो इस लेयर की वजह से मीडियम के पार्टिकल में और कोलाइडल पार्टिकल में डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है वो बहुत कम रह जाता है। तो हाईली सॉल्वेटेड और लायोफोबिक जो होता है वो आपका लेस सॉल्वेटेड, लेस सॉल्वेटेड और लेस स्टेबल। लेस सॉल्वेटेड होगा तो लेस स्टेबल होगा। ये आपका हाईली सॉल्वेटेड होता है और हाईली स्टेबल। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। तो ये कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, नॉर्मली अपन प्रेसिपिटेशन वर्ड यूज करते हैं, 2 सॉल्यूशन मिलाए और 2 सॉल्यूशन को मिलाने पर अपने कोई सॉलिड मटेरियल मिल जाए तो उसको अपन नॉर्मली अपन बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन। लेकिन कोलाइड के रेफरेंस में जहां प्रेसिपिटेशन वर्ड यूज होता है वहां हम इसको बोल देते हैं कोगुलेशन। जैसे ब्लड होता है, ब्लड में जो है, ब्लड एक अपना कोलाइडल सॉल होता है, तो ब्लड जब जम जाता है तो ब्लड के जमने को अपन बोलते हैं कोगुलेशन, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। प्रेसिपिटेशन भी बोला जा सकता है लेकिन वो सही जो टर्म आता है वो कोगुलेशन होता है। तो कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन नॉर्मली एक ही चीज होती है, लेकिन अपन जब कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर अपन के लिए जो सही टर्म होता है वो कोगुलेशन टर्म होता है। अब कोगुलेशन का मीनिंग क्या है? कोगुलेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट। कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट इज नोन एज कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेट में कन्वर्जन, उस प्रोसेस को अपन नाम दे सकते हैं यहाँ पर कोगुलेशन। अब ये कोगुलेशन अगर अपने को आर्टिफिशियली कराना हो तो अपन कोगुलेशन को किस तरीके से करवा सकते हैं? कई सारे मेथड होते हैं इसके। बाय एक्सेसिव डायलिसिस। अगर अपन डायलिसिस प्रोसेस को ज्यादा अमाउंट में करा दें
अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन के मेथड पढ़े। प्यूरिफिकेशन में अपन ने पढ़ा था, एक तो डायलिसिस मेथड पढ़ा था, एक इलेक्ट्रोडायलिसिस पढ़ा था और एक अल्ट्राफिल्ट्रेशन पढ़ा था। तो डायलिसिस में अपन ने बताया था कि अपन किसी कोलाइडल सॉल्व को मेम्ब्रेन के बैग में डाल देते हैं, पार्चमेंट या सेलोफन मेम्ब्रेन के बैग में डाल देते हैं और रनिंग वाटर में उसको लटका दिया जाता है। तो जो इम्प्योरिटी होती है उन इम्प्योरिटीज का डिफ्यूजन होता रहता है, डिफ्यूजन से आपका जो कोलाइडल सॉल्व होता है वो प्योर हो जाता है। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर डायलिसिस में। ये सपोज कीजिए आपका बैग है और ये आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। कोलाइडल पार्टिकल हमारा, हम ये मान के चल रहे हैं हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब इनको हमने मान लिया कोलाइडल पार्टिकल्स। ये आपका वाटर हो गया, एक साइड से वाटर एंटर कर रहा है, एक साइड से वाटर जो है आउट हो रहा है। अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़ा है कि पार्टिकल पर जितना चार्ज होता है उसका अपोजिट चार्ज मीडियम में होता है। तो मीडियम में नेगेटिव होगा, पार्टिकल पर पॉजिटिव। अब क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो मीडियम के अंदर होती है। तो जब इसमें डिफ्यूजन होता है तो डिफ्यूजन में मीडियम जो होता है वो बाहर जाता है, मीडियम के जो आयंस होते हैं वो बाहर जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक आयन बाहर निकल गया, सपोज कीजिए ये नेगेटिव बाहर चला गया मीडियम का। जब नेगेटिव आयन बाहर चला जाएगा तो मीडियम के अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो गया, और मीडियम के अंदर नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब है अंदर चार्ज जो है उसकी बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाएगी, चार्ज बैलेंस नहीं रह पाएगा। और कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे मीडियम से एक नेगेटिव आयन बाहर निकलता है, कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस का पॉजिटिव चार्ज भी उसके साथ साथ बाहर चला जाता है। यानी कोलाइडल पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज में क्या होगी, कमी आएगी। इसी तरह से एक नेगेटिव ये निकल गया, उसके साथ एक पॉजिटिव ये निकल गया, नेगेटिव निकल गया, पॉजिटिव निकल गया। तो जब ये प्रोसेस बहुत देर तक चलता है तो इस तरह से क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज में कमी आने लग जाती है। अभी अपन ने स्टेबिलिटी पढ़ी थी, तो कोलाइडल सॉल्व की स्टेबिलिटी का मैंने रीजन बताया था कि सारे पार्टिकल सेम चार्ज वाले होते हैं, और जब तक चार्ज रहेगा तब तक पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो सकते, और अट्रैक्ट नहीं होंगे तो कोगुलेशन नहीं होगा। लेकिन जब हम डायलिसिस प्रोसेस को लॉन्ग पीरियड तक करा देते हैं तो एक एक्स्ट्रा टाइम उसको दे देते हैं इसमें डायलिसिस प्रोसेस के लिए, तो ऐसी कंडीशन में कोलाइडल पार्टिकल ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाते हैं। कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज जो होता है वो खत्म हो जाता है, और जब कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज खत्म हो जाएगा तो फिर वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स इफेक्टिव होगा, और वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स के कारण से कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे से कांटेक्ट करने लग जाते हैं, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, और जुड़ करके जो है वो आपके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से एक्सेसिव डायलिसिस वाला जो प्रोसेस होता है वो किसी भी कोलाइडल सॉल्व की स्टेबिलिटी के लिए हार्मफुल होता है। अगर अपन ज्यादा डायलिसिस करवा देते हैं, डायलिसिस को ज्यादा अमाउंट में करा देते हैं, तो आपका कोलाइडल सॉल्व डेफिनेटली सस्पेंशन में, यानी सस्पेंशन में चेंज हो जाएगा, यानी उसका कोलाइडल सॉल्व का प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन हो जाता है। इसके बाद में दूसरा आता है इसका मेथड, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला जो प्रोसेस था अभी अपन ने पढ़ा, इसे यू शेप्ड ट्यूब होता है, इसके अंदर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, और इसमें अपन ने कोलाइडल सॉल्व को फिल किया। अब कोलाइडल सॉल्व पर होता है चार्ज, जैसे अपन ने सपोज कीजिए यहां पर लिया आर्सेनियस सल्फाइड,
नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर पार्टिकल्स जो होंगे वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होने लग जाएंगे। पॉजिटिव वाले की तरफ क्यों मूव होने लग जाएंगे? वो इसलिए मूव होंगे, पार्टिकल पर नेगेटिव है, नेगेटिव का अट्रैक्शन किसके साथ होगा? पॉजिटिव के साथ होगा। तो पार्टिकल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव होते हैं, और जब ये पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं, चार्ज न्यूट्रलाइज होता है, और चार्ज न्यूट्रलाइजेशन के बाद पार्टिकल वैन डर वाल फोर्स के थ्रू जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला मेथड जो होता है वो भी कोलॉइडल सॉल्व की स्टेबिलिटी को खत्म कर देता है, कोलॉइडल सॉल्व का कोगुलेशन या उसका प्रेसिपिटेशन करा देता है।